कभी सोचा है सिर्फ थोड़े से लालच की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं? ये कहानी है सोनापुर गांव की, जहां एक गलत फैसला एक परिवार नहीं, पूरे गांव को ले डूबा। और इस सब के पीछे था एक इंसान, जिसके लिए दौलत इंसानियत से ज्यादा अहम थी। ये है सोनापुर, एक खूबसूरत मगर गरीब गांव। यहाँ के लोग मेहनती थे, मगर किस्मत हमेशा उनके खिलाफ रही। यहाँ हर दिन एक जंग थी, भूख के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ। अम्मी, आज क्या बनेगा? बेटी, अभी कुछ नहीं है। तेरे पिताजी आएंगे तो देखते हैं। अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। ये घर था रामू का, जहां उम्मीद तो थी मगर साधन नहीं। रीना, कब तक सोती रहोगी? मुझे सोने दो, मुझे ये गरीबों वाली जिंदगी पसंद नहीं। पूजा नरमी से, रीना, अम्मी की मदद कर लो। मैं नौकरानी नहीं हूँ। एक ही घर मगर दो अलग सोचे, एक सब्र और एक घमंड। सोनापुर की हवाओं में अब धूल नहीं, बल्कि एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा था। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली गांव के सबसे ऊंचे टीले पर थी, जहां से उसे हर गरीब की छत साफ उनसठ दिखाई देती थी। ठाकुर का लालच उस आग की तरह था जिसे बुझाने के लिए पूरे गांव का खून भी कम था। उस रात हवेली के बंद कमरे में ठाकुर और मुंशी एक ऐसी योजना बना रहे थे जो सोनापुर की जड़ें हिलाने वाली थी। मुंशी, भूखा इंसान वही देखता है जो उसे दिखाया जाए। ये बीज साधारण नहीं है, ये वो जहर है जो मिट्टी को एक बार सोना उगलने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन फिर वो मिट्टी हमेशा के लिए मर जाएगी। जाओ और गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि ठाकुर साहब जादुई बीज बांट रहे हैं। बस बदले में उनकी जमीन के कागजात गिरवी रखवा लेना। हुजूर, आप भी क्या चाल चलते हैं? आधे गांव वाले तो भूख से बेहाल हैं। वो बिना सोचे समझे अपनी जमीन के कागज हमें सौंप देंगे। बस उन्हें ये यकीन दिलाना है कि ये बीज 7 दिनों में उनकी गरीबी मिटा देंगे और फसल कटते ही उन्हें उनके कागज वापस मिल जाएंगे। जब गांव में जादुई बीजों की खबर फैली तो हर घर में नई उम्मीद जगी। लेकिन रामू का घर इस खबर से 2 हिस्सों में बंट गया। रामू जानता था कि ठाकुर की मेहरबानी के पीछे कोई न कोई बड़ी कीमत छिपी है, पर रीना के सपनों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। उसके लिए गरीबी अब एक ऐसा बोझ बन गई थी जिसे वो और ढोना नहीं चाहती थी। पिताजी, आप कब तक इस सूखी मिट्टी को पूछते रहेंगे? ठाकुर साहब सबको वो बीज दे रहे हैं जो 1 हफ्ते में फसल खड़ी कर देंगे। पूरा गांव अमीर होने वाला है और हम यहाँ दाने दाने को तरस रहे हैं। मुझे ये दरिद्रता और नहीं झेलनी। देखिए मेरी फटी हुई चुनरी, क्या आपको हम पर तरस नहीं आता? बेटी, जो फसल सूरज और पानी से नहीं बल्कि लालच से उगती है, वो कभी पेट नहीं भरती। ठाकुर के वो बीज एक जाल हैं। वो हमारी जमीन हड़पना चाहता है। पूजा, क्या तुम भी रीना की तरह ही सोच रही हो? नहीं पिताजी, मैं आपके साथ हूँ। हम अपनी पुरानी खाद और असली बीजों से ही खेती करेंगे। भले ही हमारी फसल छोटी हो, पर वो हमारे स्वाभिमान की होगी। रीना, समझो, जो चीज जितनी जल्दी चमकती है वो उतनी ही जल्दी बुझ भी जाती है। ठाकुर का साथ मतलब अपनी मौत को दावत देना है। तुम अपनी इस छोटी सोच के साथ ही रहना पूजा। मैं इस नर्क में और नहीं रह सकती। अगर पिताजी वो कागज नहीं देंगे तो मैं खुद अपनी किस्मत का रास्ता ढूंढूंगी। मुझे अब और भूखा नहीं मरना। इंसान जब अपने अपनों से गद्दारी करता है तो वो सबसे पहले अपना जमीर मारता है। रीना ने वही किया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रीना के मन में लालच का तूफान उठ रहा था। उसने वो काम किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसने अपने पिता का भरोसा और घर की मर्यादा को एक थैली बीजों के लिए नीलाम कर दिया। आ गई लड़की, लाई हो जमीन के असली कागज? मुझे बस वो बीज दे दो मुंशी जी। मुझे अमीर बनना है। मुझे इस गांव की सबसे सुंदर लड़की बनकर शहर जाना है।
देख लो, एक बार अंगूठा लग गया तो ये जमीन ठाकुर साहब की हो जाएगी, जब तक तुम फसल बेचकर कर्जा नहीं उतार देती। मैंने सोच लिया है, बस आप मुझे वो जादुई भेज दी दो। ये लो, ये नीली थैली, इसे अभी रात के अंधेरे में ही बो देना। याद रखना, किसी को पता न चले, वरना बीजों का असर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी फसल कभी नहीं उगेगी। ये लीजिए कागज, आज से मेरा और मेरे पिता का ठाकुर साहब से रिश्ता शुरू होता है। सोनापुर की फिजाओं में एक ऐसी तब्दीली आ चुकी थी जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। रीना के खेत में खड़ी फसल अब महज पौधे नहीं रहे थे, वो किसी तिलिस्मी दुनिया के पहरेदार लग रहे थे। सिर्फ कुछ दिनों में उनका कद 6 फीट से भी ज्यादा हो गया था। उनके पत्ते इतने गहरे हरे थे कि काले महसूस होते थे और उन पर लगे अनाज के बाल सूरज की रोशनी में इस तरह चमकते थे जैसे किसी ने उन पर हीरा तराश कर जड़ दिया हो। पूरे गांव के लोग अपनी बंजर जमीनें छोड़कर रीना के खेत के चारों तरफ जमा हो जाते, जैसे कोई जादू देख रहे हों। मगर इस हरियाली के पीछे एक ऐसी खामोशी थी जो रूह को कंपा देने वाली थी। वहां न चिड़ियों की चहचहाहट थी, न मधुमक्खियों की भनभनाहट। वहां सिर्फ एक मुरदनी सी छाई हुई थी। देखो, सब आके खोल कर देखो। लोग कहते थे कि रीना पागल है, लोग कहते थे कि इस मिट्टी से सिर्फ धूल उड़ सकती है। आज देखो, मेरी तकदीर इस आसमान को छू रही है जहाँ तक तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। पूजा आपा, तुम कहती थी ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरा सब्र खत्म हुआ और मेरी कामयाबी शुरू हुई। अब ठाकर साहब खुद यहाँ आ रहे हैं और वो शहर से ऐसे व्यापारी लाए हैं जो इस अनाज को इस कीमत पर खरीदेंगे कि सोनापुर की गरीबी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। आज मैं साबित कर दूंगी कि मेहनत नहीं, अक्ल और हिम्मत इंसान को बड़ा बनाती है। रीना, ये कामयाबी नहीं है, ये मिट्टी की चीख है जिसे तुम सुन नहीं पा रही हो। जरा देखो इस मिट्टी को, इसका रंग स्याह पड़ चुका है। इसने अपना सारा रस, अपनी सारी जिंदगी इन जहरीले पौधों को दे दी है। ये हरियाली नहीं, ये मिट्टी की आखिरी सांस है। रीना, कुदरत का एक कानून है, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है वो उतनी ही तबाही लेकर नीचे आती है। ठाकुर ने तुम्हें बीज नहीं दिए, उसने तुम्हें एक ऐसा नशा दिया है जो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। अभी भी वक्त है, इससे पहले कि ये जहर हमारे खून में उतर जाए, रुक जाओ। बस कर दो आपा, तुम्हारी ये नसीहतें अब मुझे जलन लगती हैं। तुम सिर्फ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि तुम्हारी वो छोटी बहन जिसे तुमने हमेशा दबाया, वो आज तुमसे ज्यादा अमीर होने वाली है। तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह सारी जिंदगी इस मिट्टी में पसीना बहाती रहूं और बदले में सिर्फ सूखी रोटी खाऊं? नहीं, अब रीना का दौर शुरू हुआ है। पापा, आप क्यों खामोश हैं? क्या आपको अपनी बेटी की ये शान दिखाई नहीं दे रही? बेटी, किसान फसल के कद से नहीं, अनाज की बरकत से पहचाना जाता है। मुझे इस खेत से खुशबू नहीं, सड़ांध आ रही है। काश मैं तुम्हें उस दिन रोक लेता जब तुमने पहली बार ठाकुर की हवेली की तरफ कदम बढ़ाया था। ये फसल सोना नहीं उगल रही, ये हमारा कफन बन रही है। रात का आखिरी पहर था जब कटाई का काम शुरू हुआ। ठाकुर के गुंडों ने मशीनों के जरिए पलक झपकते ही फसल साफ कर दी और वो जहरीला चमकता हुआ अनाज जबरदस्ती हर घर के आंगन में पहुंचा दिया गया। रीना ने जोश और खुशी में अपने घर में भी उसी अनाज का आटा पिसवाया और अपनी छोटी बहन सीमा के लिए सबसे पहली रोटी पकाई। उसे लगा कि आज उसकी बहन की बरसों की भूख मिट जाएगी, मगर उसे ये खबर नहीं थी कि वो अपने हाथों से अपनी बहन का गला घोट रही है। जैसे ही पहला निवाला गले से उतरा, पूरे सोनापुर की फिजाओं में ऐसी चीखें गूंजी कि आसमान भी कांप उठा। आपा, बचाओ, मेरे पेट में आग लगी है, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपा पानी दो। सीमा, मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी रोटी बनाई है, इसे खाओ, तुम्हारी सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। सीमा, आंखें खोलो। पापा, पूजा आपा, जल्दी आओ, देखो सीमा को क्या हो गया है। जालिम लड़की, ये रोटी नहीं, ये मौत का निवाला है। बाहर निकल कर देख, पूरे गांव में मातम बिछा हुआ है। हरीश का बेटा दम तोड़ चुका है, कालू की माँ अंधी हो गई है और छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं। ये है तेरी जादुई फसल। तूने कुछ रेशमी कपड़ों के लिए
पूरे गांव के दस्तरखान पर जहर सजा दिया। तूने हमारी नस्लें बर्बाद कर दी रीना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर ने वादा किया था, उसने कहा था ये जादुई बीज हैं। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं अभी जाकर उससे दवा लाती हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। रीना, अब ठाकुर के पास जाने से कुछ नहीं होगा। उसने वही किया जो वो करना चाहता था। उसने हमें बीमार और मजबूर कर दिया ताकि जब वो हमारी जमीनों पर कब्जा करने आए तो कोई उसके सामने खड़ा होने वाला ना हो। सीमा को ये कटोरा पिलाओ। ये हमारी मिट्टी की वो जड़ी बूटियां हैं जो बरसों से इस जहर का तोड़ रही हैं। सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी के जहर को काट सकती है। अभी गांव वाले अपनी अपनी लाशों और बीमारों को संभाल भी नहीं पाए थे कि दूर से घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे खुले और ठाकुर प्रताप सिंह अपने काले चोगे में लिपटा, हाथ में लंबा कोड़ा लिए और पीछे बंदूकधारियों की पूरी फौज लेकर गांव के चौक में आ धमका। उसकी आंखों में वो दरिंदगी थी जो किसी भूखे भेड़िए की होती है। वो जानता था कि सोनापुर अब उसके कदमों में है, क्योंकि उसने सबकी हिम्मत और शरीर को पंगु कर दिया था। अरे ओ सोनापुर के मजदूरों, कैसी लगी मेरी मेहमान नवाजी? तुमने सोचा था कि ठाकुर खैरात बांट रहा है। अरे बेवकूफो, मैंने तुम्हें वो जहर दिया है जो तुम्हारी हड्डियों तक में उतर चुका है। अब तुम ना लड़ सकते हो ना भाग सकते हो। और अब ये देखो, ये तुम्हारी जमीनों के कागज हैं जिन पर तुम्हारे अंगूठे लगे हैं। आज से ये मिट्टी मेरी है, ये बेल मेरे हैं और तुम्हारी औरतें मेरी हवेली की दासियां। जो मेरे पैरों की धूल चाटेगा उसे एक बूंद जिंदगी मिलेगी, जो सिर उठाएगा उसे कुत्ते खाएंगे। बस कर ठाकुर, तेरा ये जुल्म आज इसी मिट्टी में दफन होने वाला है। तूने सोचा था कि हम बीमार हैं तो हम बुज़दिल हो गए। तूने सोचा था कि हमारी जमीन हड़प लेगा। देख, ये मशाल उस सच्चाई की है जो कभी नहीं बुझती। हमने तेरा सारा जहरीला अनाज जमा कर लिया है और अब हम इसे तेरी आंखों के सामने जलाएंगे। हम भूखे मरना पसंद करेंगे, मगर तेरी गुलामी की रोटी कभी नहीं खाएंगे। अकेले बोलने से कुछ नहीं होता लड़की। तेरा पूरा गांव तो बिस्तर से लग चुका है। कौन है जो तेरे साथ खड़ा होगा? मैं खड़ी हूँ, मैं जिसने तेरे झूठे सपनों के लिए अपने बाप का सिर झुकाया। आज तेरा घमंड काटूंगी। तूने मेरी बहन को मारने की कोशिश की, तूने हमें धोखा दिया। देख ठाकुर, सोनापुर की औरतें अब तेरे कोड़े से नहीं, अपने जमीर की आवाज से डरती हैं। लोगों, उठो, अपनी मिट्टी की कसम खाओ। आज या तो ये जालिम रहेगा या ये गांव। रीना की आवाज में वो असर था कि तड़पते हुए किसान भी लाठियां लेकर खड़े हो गए। पूजा की दी हुई देसी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। एक ही पल में पूरा गांव एक समंदर बनकर ठाकुर के गुंडों पर टूट पड़ा। मिट्टी की वो ताकत जाग उठी थी जिसे दबाना नामुमकिन था। आपा, मैंने सोचा था कि कामयाबी का रास्ता छोटा होता है, मगर आज समझ आया कि जिस कामयाबी में सच्चाई और हलाल का पसीना ना हो, वो सिर्फ बर्बादी लाती है। मैंने अपनी बहन को लगभग खो दिया था। मुझे माफ कर दो आपा, मैं बहुत भटक गई थी। रीना, मिट्टी कभी अपने बच्चों को माफ करने में देर नहीं करती। आज तुमने साबित कर दिया कि गलती करना इंसान की फितरत है, मगर उसे सुधारना बहादुरी है। आज से हम मिलकर इस जमीन को फिर से पाक करेंगे। याद रखना, जमीन सोना उगलती है, मगर सिर्फ उनके लिए जो ईमानदारी से बीज बोते हैं। जादू और लालच सिर्फ एक मृग तृष्णा है जो प्यास नहीं बुझाते बल्कि जान ले लेते हैं।